हेलो एवरीवन। तो स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल कॉमर्स नेशन विद बिहार में। तो अभी हम कर रहे 11th का जो अकाउंट्स है उसका हमने पहला इंट्रोडक्शन चैप्टर देखा था। उसी को मैंने 3 पार्ट में डिवाइड किया था, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था। पहला जो है वो इंट्रोडक्शन टाइप, दूसरा जो मैं बताऊंगा जितने भी अकाउंटिंग टर्म्स होते हैं वो सारा मैं एक्सप्लेन करूँगा, तीसरा अकाउंटिंग प्रिंसिपल कंसेप्ट। ये मेरा पहले चैप्टर का बाइफर्केशन है, ठीक है। अभी थोड़ा सा आपको बोरियत फील हुआ, थोड़ा बोरिंग लगेगा क्योंकि ये सारे चैप्टर है। तो जैसे अगर इन चीज़ों को आप समझ लोगे तो आपको बाद में बहुत ईजी पड़ेगा, ठीक है। तो आइए देखते हैं अकाउंटिंग टर्म्स का क्या मतलब है। जो भी अकाउंटिंग टर्म्स है उसका क्या मतलब होता है। मतलब क्या होता है ना कि अकाउंटिंग का भी एक लैंग्वेज होता है जहाँ पे अलग अलग टर्म्स होते हैं, ठीक है। उसका मीनिंग निकला है, बाद में यूज़फुल होगा। तो अभी जो है टर्म्स बहुत सारे हैं, तो 200 कितने भी हो सकते हैं, ठीक है। और जैसे जैसे आप पढ़ोगे वैसे वैसे आपको पता चलेगा। लेकिन अभी क्या है ना कि जो बेसिक टर्म्स है, ठीक है, जो यूज़ होंगे उस पर डिस्कशन करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं ट्रांजैक्शंस, ठीक है। तो ट्रांजैक्शन क्या होता है। ट्रांजैक्शन का मतलब ये होता है कि कह सकते हैं कि ये क्या है, इकोनॉमिक एक्टिविटी है, ठीक है। मतलब इसमें इकोनॉमिक एक्टिविटी ये एक तरह से एक्टिविटी है जिसमें क्या होता है कि एक्सचेंज होता है, किसका, गुड्स का, सर्विस का, मनी का। मतलब ये एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है जिसमें एक्सचेंज होता है दो पार्टियों के बीच में, ठीक है, जिसमें मनी इन्वॉल्व है। ऑब्वियस है वही इकोनॉमिक एक्टिविटी होगी, वो मेरा क्या कहलाता है, ट्रांजैक्शन। अब इसके एग्जांपल देखो। आप मान लो मैंने किसी से गुड्स परचेज किया 1 लाख का। तो इसमें क्या हुआ, गुड्स हमने लिया, ठीक है, और जो पैसे हैं वो गए। तो ये क्या हुआ, एक एक्सचेंज हुआ। हमने गुड्स लिया, पैसे दिए। तो इस तरह की जो भी एक्टिविटी होती है ना, अगर वो मॉनेटरी टर्म में है तो वो फिर वो ट्रांजैक्शन कहलाती है, ठीक है। दूसरा देख लो, आपने फर्नीचर ख़रीदा 50,000 का, ये क्या कहलाएगा, ये भी ट्रांजैक्शन है। फर्नीचर आया, पैसे गए, ठीक है। या फिर आपने कुछ सेल किया 1 लाख का, ये भी ट्रांजैक्शन है। तो ये सारा का सारा क्या होता है, ट्रांजैक्शन होता है। और हम इन्हीं चीज़ों को तो अकाउंटिंग में रिकॉर्ड करते हैं ना, जो हमने डेफिनेशन पढ़ा था कि रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग। तो पहला क्या स्टेप था, रिकॉर्डिंग। तो इसी ट्रांजैक्शन को हम क्या करते हैं, चीज़ों को रिकॉर्ड करते हैं, ठीक है। आई होप कि ये क्लियर होगा। दूसरा मेरा है इवेंट। अब ये इवेंट क्या होता है, ठीक है। अब आप इवेंट का मतलब अगर नॉर्मल वे में देखोगे तो किसी चीज़ का होना, इवेंट इज अ स्पेसिफिक अकरेंस और हैपनिंग दैट कैन हैव इम्पैक्ट ऑन फाइनेंशियल स्टेटमेंट। अगर नॉर्मल तरीके से देखोगे किसी चीज़ का होना क्या कहलाता है, वो कोई चीज़ अगर हैपन हो रहा है, ठीक है, हैपनिंग है, तो वो क्या कहलाता है, इवेंट, ठीक है। अब अकाउंटिंग टर्म में इसका क्या मतलब है, इसका सीधा सीधा जो मैंने एक लाइन लिखा है ना, आप बस इसको ध्यान में रखो। रिजल्ट ऑफ ट्रांजेक्शन्स, किसी भी ट्रांजैक्शन का कुछ ना कुछ एंड रिज़ल्ट होता है, ठीक है। मान लो आपने गुड्स ख़रीदा, सेल किया, सारा कुछ किया, इसके एंड रिज़ल्ट क्या होगा, एंड रिज़ल्ट ये होगा कि आपने प्रॉफिट कमाया 5,000 का या 5 लाख का। इसको बोलते हैं इवेंट, ठीक है। इवेंट इज़ रिज़ल्ट ऑफ ट्रांजैक्शंस विच कैन इम्पैक्ट द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, सिंपल लाइन में, ठीक है। ये तो बुक की लैंग्वेज है, मैंने खुद से भी लिखी है इसमें मिला के। लेकिन अगर सिंपल वे में अगर मैं बोलूँ, यही होगा कि जो इवेंट होता है वो ट्रांजैक्शंस का एक रिज़ल्ट होता है, ठीक है। जैसे प्रॉफिट 5,000 की है, मेरे पास मान लो सारा कुछ करके मेरे पास स्टॉक 1 लाख का बचा। तो ये सारी चीज़ें क्या कहलाती है, इवेंट। जो लास्ट में बच गया ऐसा सेंस है, ठीक है। लास्ट में जो बच गया ना वो हमारा क्या कहलाता है, इवेंट, ठीक है। रिज़ल्ट है ये, ट्रांजैक्शन होने के बाद जो रिज़ल्ट आता है ना वो इवेंट है। लॉस हुआ, प्रॉफिट हुआ, स्टॉक बाकी है, हमारे पास इन्वेस्टमेंट इतने की है, वो सारा कुछ क्या कहलाता है, इवेंट। और ये सारा कुछ फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे इम्पैक्ट डालता है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट मतलब बैलेंस शीट, जो आप आगे पढ़ोगे, ठीक। ये दो बेसिक टर्म है, ट्रांजैक्शन एंड इवेंट, ठीक है। इसी पे पूरा का पूरा अकाउंटिंग बेस्ड है, ठीक है। सिंपल वे में बोले तो अभी आपको पता नहीं चलेगा कैसे बेस्ड है, बहुत सारे लोगों को कभी भी पता नहीं चलता है, पर ये बेस्ड होता है, ठीक है। चलिए अब देखते हैं।
थोड़ा सा मैं इसको सेट कर दूं। हाँ अब देखो, एक टर्म आता है कि कैपिटल क्या होती है, ठीक है। कैपिटल का मतलब आप क्या समझते हो, कैपिटल क्या हो सकता है? कैपिटल वो होता है अगर ऑनर ने, जो मालिक है, ठीक है, जो मालिक है उसने बिजनेस में पैसा लगाया, ठीक है, समझे, ये मालिक है, इसने अगर बिजनेस में पैसा लगाया तो वो मेरा क्या कहलाता है? कैपिटल। अमाउंट इन्वेस्टेड बाय ओनर इज बिजनेस इज कॉल्ड कैपिटल, ठीक है। सिंपल लाइन में, मान लो आपने कोई बिजनेस चालू किया, ठीक है, आपका नाम है मोहन, ठीक है, आपने कोई बिजनेस चालू किया और इन्वेस्ट किया, आपने इन्वेस्ट किया 5 लाख बिजनेस में, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका बिजनेस का कैपिटल, ठीक है। अब बिजनेस में जो कैपिटल लगाया उसी से रिलेटेड है ड्राइंग्स। ड्राइंग्स क्या होता है आप वो समझो। अगर ओनर अगर बिजनेस से अगर वो कैश निकालता है या फिर गुड्स निकालता है, ठीक है, किस लिए निकालता है? अपने पर्सनल काम के लिए, ठीक है, वो पर्सनल काम के लिए अगर पैसे निकालते हैं तो वो क्या कहलाता है मेरा? ड्राइंग्स। एनी कैश और गुड्स विड्रॉन बाय द ओनर फॉर पर्सनल यूज़ फ्रॉम बिजनेस इज कॉल्ड ड्राइंग। अब आप समझो, कैपिटल और दोनों चीज़ें एक बार में। इसने अपने बिजनेस में पैसा लगाया 5 लाख, किसी इंसान ने जो ओनर है, ठीक है, तो ये क्या कहलाएगा? कैपिटल। अब इसी बंदे को फिर पैसे की ज़रूरत पड़ी, ये इसका बिज़नेस है, ठीक है, ये इसका बिज़नेस है, ये फैक्ट्री है, पैसे लगा रखी है, मान लो 5 लाख रुपए। अब इसको ज़रूरत पड़ी, इसने क्या किया? यहाँ से 20,000 रुपये निकाल लिया। ये क्या है? ये बिज़नेस है, ठीक है, और ये अपना मोहन है। मोहन ने क्या किया? बिज़नेस से पैसे निकाले। किस लिए निकाले? ये पर्सनल यूज़ के लिए, ठीक है। मोहन ने अगर वो चीज़ पर्सनल यूज़ के लिए निकाला है तो उसी को हम ड्राइंग्स बोलते हैं। बिजनेस में लगाया बिजनेस में लगाया तो कैपिटल और निकाला तो ड्राइंग्स, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, प्रॉफिट क्या होता है। देखो ये चीज़ें ना बहुत सिंपल है, आपको पता भी होंगी, जैसे प्रॉफिट क्या होता है, लेकिन जब उसको आप एक्सप्लेन करने आओगे ना तो आपसे एक्सप्लेन नहीं हो पाएगा, ठीक है। अगर आपसे एक्सप्लेन हो पाए ना तो आप कमेंट में लिख के बताना आपके हिसाब से प्रॉफिट क्या होता है, ठीक है। अब यहाँ पे प्रॉफिट का मतलब क्या लिखा हुआ है? इट इज़ द एक्सेस ऑफ टोटल रेवेन्यू सेल्स ओवर एक्सपेंसेस। मतलब जितना हमने बेचा अगर खर्चा उससे कम है तो क्या हो जाएगा? प्रॉफिट, ठीक है। आइए देखते हैं, पहले तो रेवेन्यू वर्ड समझना पड़ेगा, या सेल्स। जो भी सामान बिका, जो गुड्स हमने बेचा, ठीक है, वो कितने का बिका, वो मेरा क्या कहलाता है? वो मेरा कहलाता है कैपिटल, ठीक है। वो मेरा क्या कहलाता है? वो मेरा कहलाता है रेवेन्यू और सेल्स, ठीक है। मान लो आपने 5 लाख का सामान बेचा साल में, ठीक है, तो ये आपका क्या हो जाएगा? सेल्स। इसी को क्या बोलते हैं? रेवेन्यू। इसी का दूसरा नाम क्या है? रेवेन्यू। अब उसको बेचने में जो आपका खर्चा हुआ या फिर उसको बनाने में जितने भी खर्चे हुए वो हुए आपके 4 लाख, तो 1 लाख जो आपका बच गया दैट इज़ प्रॉफिट, ठीक है, सिंपल वे में। अब आप पूछोगे कि लॉस क्या होता है, ठीक है। अब यहाँ पे लॉस जो है ना वो मैंने यहाँ पे लिख भी दिया है, प्रॉफिट का ठीक उल्टा। अगर जितना आप कमा रहे हो, जितना आप सेल कर रहे हो, आपका खर्चा अगर उससे ज़्यादा है तो क्या हो जाएगा? वो लॉस हो जाएगा, सिंपल वे में। मान लो कि आपका जो खर्चा है ना वो 6 लाख हो गया, ठीक है, ये आपका एक्सपेंस मतलब खर्चा, और जो आपका सेल्स था वो 4 लाख था, आपका क्या हो गया? 2 लाख का लॉस हो गया। समझ रहे हो? ये चीज़ होता है लॉस। अब
प्रॉफिट और गेन दोनों दिखने में एक जैसे हैं, ठीक है। आप बोलोगे कि दोनों तो एक ही चीज़ है, मुझे गेन हुआ, मुझे प्रॉफिट हुआ, पर अकाउंटिंग में ये थोड़ा सा अलग है। अगर आप जो बिज़नेस कर रहे हो, ठीक है, वहाँ से अगर आप पैसे कमा रहे हो, वहाँ पे अगर इनकम हो रहा है, तो वो मेरा क्या कहलाता है? प्रॉफिट। अगर आप मान लो जूता बनाने का बिज़नेस है, ठीक है, और आपको वो बेच के और उससे खर्चे निकाल के जो प्रॉफिट आ रहे हैं, वो क्या कहलाएगा? प्रॉफिट। लेकिन अगर आपका बिज़नेस है जूता बनाने का, ठीक है, और उसमें आपने क्या किया कि आपके पास कोई मान लीजिए कि कोई मशीन थी, वो आपने बेच दिया 5 लाख का। जो मशीन थी कितने की? 4 लाख की, ठीक है। तो 1 लाख का जो यहाँ पे आपका हुआ ना, इसको आप प्रॉफिट नहीं बोलोगे, आप बोलोगे इसको गेन। आपका बिज़नेस क्या था? मान लो ये मोहन है, ये बिज़नेस किस चीज़ का करता था? जूता बनाने का, ठीक है। इसका मशीन बेचने का बिज़नेस नहीं है ना। तो अगर ये जूता बना के अगर प्रॉफिट कमा रहा है उसको बेच के, तो वो क्या कहलाएगा? प्रॉफिट, ठीक है। लेकिन इसने किसी और एक्टिविटी से कमाया, अपने बिज़नेस में जो कार था वो बेच दिया, वहाँ से पैसे आए, वहाँ का कुछ गेन हुआ, वहाँ से कुछ इनकम हुआ मान लो, ठीक है, तो वो मेरा कहलाता है गेन। तो प्रॉफिट और गेन्स दोनों अलग अलग चीज़ें हैं, ठीक है। इट इज़ अ मॉनेटरी बेनिफिट रिजल्टिंग फ्रॉम ट्रांजेक्शन विच आर नॉट रेगुलर नेचर, जो रेगुलर नेचर नहीं है, ठीक है। मान लो आपका बिज़नेस है दूध बेचने का, ठीक है, और तो वहाँ से जो प्रॉफिट आ रहा है वो आपका क्या हो जाएगा? प्रॉफिट, ठीक। लेकिन अगर मान लो दूध बेचने के लिए आप बहुत सारा मशीन का यूज़ करते हो, गाड़ी है आपके पास, और उस गाड़ी में कुछ ख़राबी हुई और आपने उसको बेचा, वहाँ से अगर कुछ प्रॉफिट हुआ गाड़ी बेच के, तो वो चला जाएगा गेन में, ठीक है। ये दोनों अलग अलग चीज़ें हैं, ओके। चलिए, अब स्टॉक क्या होता है? स्टॉक को समझने के लिए आपको पहले परचेज समझना पड़ेगा, ठीक है। चलिए एक्सप्लेन करते हैं एक बार परचेज को। मैं एक पेज ले लेता हूँ जिससे आपको समझ में आ जाएगा। यहीं से ले लेता हूँ, ठीक है। चलिए पहले समझिए परचेज क्या होता है, ठीक है। किसी भी बिज़नेस में अगर कोई मटेरियल आप बेचने के लिए ख़रीद रहे हो, गुड्स बाउट बाई बिजनेस फॉर रीसेल और यूज़ इन प्रोडक्शन, तो वो क्या कहलाएगा? मेरा परचेज। मान लो आपका शूज़ का बिज़नेस है, ठीक है। शूज़ बनाने के लिए हमें क्या चाहिए? या तो लेदर चाहिए, या फिर जो भी मटेरियल लगता है आपने वो ख़रीदा ताकि शूज़ बन सके, ठीक है, तो वो क्या कहलाएगा? मेरा परचेज, ठीक है। इसमें सिर्फ वही चीज़ें आएंगी अगर जिसको आप रीसेल करने वाले हो उससे रिलेटेड अगर चीज़ें हैं तो ही उसको हम परचेज बोलेंगे, ठीक है। जूता बना के आपको बेचना है तो आपने लेदर ख़रीदा तो ये परचेज होगा। अगर आपने जूता रीसेल करना है, जूता ही ख़रीदा तो भी ये परचेज होगा। लेकिन आपका बिज़नेस है जूता बनाने का और आपने एयर कंडीशन ख़रीदा तो ये परचेज में नहीं जाता, इसको परचेज नहीं बोला जाता है वहाँ पे अकाउंट्स में, ठीक है। ये आपको धीरे धीरे समझ में आएगा। सिंपल वे में हमें क्या याद रखना है? गुड्स बाउट बाय द बिजनेस फॉर रीसेल और यूज़ इन प्रोडक्शन, ठीक है, तो वो मेरा क्या कहलाएगा? परचेज, समझे। स्टॉक अब समझिए, मान लो मैंने ख़रीदा, परचेज किया मैंने 12 लाख का मैंने गुड्स परचेज किया, उसमें से मैंने यूज़ कर लिया बनाने में 7 लाख। अभी मेरे पास 5 लाख जो है वो है, ठीक है, मेरे वेयर हाउस में पड़ा हुआ है। तो इसी को हम बोलते हैं स्टॉक। गुड्स अनसोल्ड ऑन द पर्टिकुलर डेट, जितना अनसोल्ड है, जो बिका नहीं है या फिर यूज़ नहीं हुआ है, ठीक है, वो मेरा क्या कहलाता है? स्टॉक, ठीक। चलिए ये दो चीज़ें, ठीक है। अब देखिए परचेज रिटर्न क्या होता है। ये परचेज का ठीक उल्टा हो गया कह सकते हैं, ठीक है, या फिर रिलेटेड है। मान लो हमने किसी से गुड्स ख़रीदा, उसमें कुछ डिफेक्ट है या फिर हमें नहीं चाहिए, तो मैंने क्या किया? उसको वापस कर दिया सप्लायर को, तो वो क्या हो जाएगा? परचेज रिटर्न। सेल क्या होता है? जो गुड्स हमने बनाया, ठीक है, या फिर कोई सर्विस है, अगर वो हमने किसी को दिया इन द एक्सचेंज ऑफ मनी, ठीक है, वो मेरा क्या कहलाएगा? सेल्स। कोई भी गुड्स, कोई भी सर्विसेज, ठीक है। गुड्स मतलब अगर कोई हम सामान बना के बेच रहे हैं या फिर रीसेल कर रहे हैं ख़रीद के। सर्विस मतलब हम किसी को कोई सर्विस दे रहे हैं, मान लो किसी को सॉफ्टवेयर रिलेटेड कुछ सर्विस चाहिए तो हम वो प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है। किसी को अकाउंटेंसी की सर्विस, अकाउंटिंग की सर्विस चाहिए, हम वो प्रोवाइड कर रहे हैं। तो गुड्स और सर्विस दोनों अलग अलग चीज़ें हैं, ओके।
सेल्स रिटर्न, अगर कस्टमर ने हमारा सामान ख़रीदा, ठीक है, तो सेल हुआ मेरे लिए। और उसी ने हमें क्या किया, रिटर्न। आप मान लो आप अमेज़ॉन पे जाते हो, ठीक है, आपने अमेज़ॉन से सामान ख़रीदा, गए बुक किया, अमेज़ॉन के लिए वो चीज़ें क्या हो गई, सेल। और आपको जूता पसंद नहीं आया, आपने क्या किया, उसको वापस कर दिया कि भैया मुझे ये पसंद नहीं आ रहा है, सेल्स रिटर्न है। तो वो उसको क्या बोलेगा, सेल्स रिटर्न, उनके लिए वो सेल्स रिटर्न है, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट, डेटर्स क्या होता है। डेटर्स और क्रेडिटर्स, ये दोनों चीज़ें ना बहुत ही क्रूशियल है, ठीक है, आपको ध्यान से देखना पड़ेगा। डेटर्स, क्रेडिटर्स, क्या हुआ कि हमने कस्टमर को सामान बेचा, ठीक है, तो सेल दो तरीके से हो सकता है, एक कैश में, एक क्रेडिट में। अगर कैश में कर दिया तो पैसा मेरे पास तुरंत का तुरंत आ जाएगा, फिर हमको क्या मतलब है कि वो कस्टमर कौन था नहीं था, ठीक है, उतना डिटेल हमें रखना नहीं। हाँ रखना है, अगर वारंटी वगैरह वो चीज़ें होती है तो रखनी होती है। लेकिन यहाँ पे अगर सेल्स हमने उधार किया है, हमने किसी को सामान अगर उधार बेचा है, तो वो बंदा, मान लो इसको बेचा मैंने, ये मुझे भला आदमी लगा, ठीक है, मैंने इसको सामान बेचा दिया, ठीक है, ये दिखने में थोड़ा डिसेंट लग रहा था, तो मैंने बोला ठीक है, मैं तुमको, इसने मुझे बोला मुझे चाहिए 5,000 के सामान, मैंने इसको क्या किया, उधार पे सामान दिया, इसने बोला ठीक है मैं आपको पैसे बाद में दूंगा। तो ये जो बंदा है ना, यही हो जाता है मेरे लिए क्या, डेटर्स, जिसको हमने ऑन क्रेडिट सेल किया है, ठीक है। ठीक उसी तरह अगर हमने किसी से, ठीक है, हमने उधार पे ऑन क्रेडिट परचेज किया है, ठीक है, उधार में परचेज किया है, तो वो बंदा मेरे लिए क्या बन जाएगा, क्रेडिटर, मतलब डेटर, जिससे हमें पैसे लेने हैं, ठीक है। अगर नहीं समझ में आए तो यहाँ पे हिंदी में लिख लो बिल्कुल, जिनसे पैसे लेने हैं, क्रेडिटर्स, जिनको पैसे देने हैं, ठीक है। तो सेल्स हमेशा, जो डेटर होता है हमेशा सेल से रिलेटेड है। आप सेल करोगे उधार में तभी तो आपका डेटर बनेगा, ठीक है। और जो क्रेडिटर है वो कहाँ से रिलेटेड है, परचेज से। जब आप परचेज करोगे उधार में तो वो आपका क्या बन जाता है, क्रेडिटर, ठीक है। इसमें बहुत सारी और भी चीज़ें हैं जो अभी आपको सीखनी है, ठीक है। ये बेसिक टर्म है ताकि आपको आगे दिक्कत ना हो। अभी देखते हैं अगला टर्म है एक्सपेंस क्या होता है, ठीक है। अभी मैंने आपको बताया कि जब प्रॉफिट होता है तो क्या होता है, सेल्स में से हम एक्सपेंस घटाते हैं, तो उसके लिए हमें एक्सपेंस को समझना पड़ेगा। अगर आप कोई भी बिज़नेस कर रहे हो तो वहाँ पे जितने भी पैसे आप खर्च कर रहे हो गुड्स को बनाने में, उसको बेचने में, ठीक है, मतलब पूरी की पूरी सर्विस देने में, वो मेरा क्या कहलाता है, एक्सपेंस। जैसे अब जैसे मैंने शूज़ का एग्ज़ाम्पल लिया, तो आपने क्या किया, परचेज किया पहले, ठीक है, फिर आपने लेबर चार्ज दिया होगा, रेंट पे किया होगा। ये सारी चीज़ें किस लिए हम कर रहे हैं, ताकि गुड्स बना सके और बेच सके, कस्टमर को सर्विस दे सके। इसी को बोला जाता है क्या, एक्सपेंस, ठीक है। ये एक्सपेंस है। इसका जो एक्सप्लेनेशन है वो आगे और है जो मैं आपको बताऊंगा। अभी नेक्स्ट टर्म क्या है, कैश डिस्काउंट और ट्रेड डिस्काउंट। डिस्काउंट क्या होता है, हम किसी को कोई भी सामान, ठीक है, अगर वो 100 रुपये का है, अगर 100 रुपये उसका प्राइस है, ठीक है, अगर ये 100 रुपये से कम में मिल रहा है, ठीक है, 100 रुपये से कम में मिल रहा है, बिलो 100 मतलब 95 में मिल रहा है, तो ये जो 5 रुपये का गैप है, ठीक है, ये जो 5 रुपये का गैप है, ये मेरे लिए क्या है, डिस्काउंट है। ये तो सबको पता है कोई चीज़ अगर डिस्काउंट पे होता है तो हमें उससे कम प्राइस में मिलता है। लेकिन अकाउंटिंग में दो तरीके का डिस्काउंट होता है, एक कैश डिस्काउंट। कैश डिस्काउंट किसको बोला जाता है, अगर कस्टमर ने पेमेंट तुरंत के तुरंत किया, ठीक है, इमीडिएट पेमेंट किया, तो क्या होता है, जब किसी को आप बोलोगे ना कि मैं कैश में पेमेंट कर रहा हूँ, तो हो सकता है कि वो बोले अच्छा ठीक है, आपका जो बन रहा है ना 50,000 बन रहा है, एक काम करो, अगर आप कैश में पेमेंट करोगे ना तो मुझे आप 49,000 दे देना, ठीक है। ये जो 1,000 रुपये का गैप है ना, ये आपका कैश डिस्काउंट होता है। क्यों, क्योंकि आपने उसको तुरंत पेमेंट किया। अब जो ट्रेड डिस्काउंट है, ट्रेड डिस्काउंट में क्या होता है, अगर आपने बल्क में कोई चीज़ ख़रीदा, ठीक है, तो वो क्या होता है कि लिस्ट प्राइस जितनी भी है, मान लो लिस्ट प्राइस 100 रुपये है, उसने बोला कि ठीक है आप मेरे रेगुलर कस्टमर हो,
ठीक है, और आप बल्क में लेते हो तो आप एक काम करना, 10 रुपये हर प्रोडक्ट पे कम दे देना, 90 दे देना। ये पेमेंट से रिलेटेड नहीं है, ठीक है। तो ये होता है ट्रेड डिस्काउंट, ठीक है। और इसको अकाउंटिंग में ये जो 10 रुपये है ना, कहीं लिखा नहीं जाएगा। अब ये 100 रुपये सारे लोग भूल जाएंगे, अब सब कौन किसको याद रखेगा, 90। लेकिन यहाँ पे लोग 50,000 को याद रखेंगे, ठीक है। क्यों? क्योंकि ये डिस्काउंट तब मिला उसको जब उसने कैश में पेमेंट किया। अगर ये कैश में पेमेंट नहीं करता तो इसकी प्राइस 50,000 ही रहती। पर यहाँ पे ऐसा नहीं है। यहाँ पे क्या है कि शुरू में ही डिस्काउंट दे दिया गया लिस्ट प्राइस पे, ठीक है। एक फिक्स परसेंटेज था वहाँ पे। तो अब जो प्राइस बन गई है वो 90 बन गई है, तो बुक में 90 ही रिकॉर्ड होगी, ये वाली रिकॉर्ड नहीं होगी, ठीक है। ये आप जब जर्नल एंट्री वगैरह पढ़ोगे तो आपको ईजिली पता चल जाएगा, ठीक है। अब देखिए एसेट क्या होता है। दो चीज़ें हैं मेरे पास, ठीक है, एसेट, लायबिलिटी। अब एक बात समझ लेना, ये जो है ना, ये सारी चीज़ें एसेट लायबिलिटी खास करके आपका पीछा कभी नहीं छोड़ेगी। आप काम भी करोगे तो भी नहीं छोड़ेगी, ठीक है। इसलिए इसको समझना बहुत ज़रूरी होता है, भले आप आगे धीरे धीरे वो चीज़ें समझ जाओगे। एसेट का मतलब होता है कि बिज़नेस जो चल रहा है, ठीक है, उसने जितनी भी चीज़ें ओन कर रखी है, जिसका वो मालिक है, वो सारी की सारी चीज़ें क्या कहलाएगी, एसेट। मतलब एसेट आर प्रॉपर्टीज़ और रिसोर्सेज ओन्ड बाय द बिजनेस। बिजनेस ने जितनी भी प्रॉपर्टी और रिसोर्सेज, संसाधन जो भी बोलो हिंदी में, जिसका वो मालिक है, ठीक है, वो उसका क्या है, एसेट। इसको बोलते हैं संपत्ति, ठीक है। जैसे एग्जांपल देख लोगे समझ आ जाएगा। अगर मैं बिज़नेस चला रहा हूँ, ठीक है, बिज़नेस चला रहा हूँ, मेरे पास बिल्डिंग है बिज़नेस के नाम पे, ये मेरा क्या कहलाएगा, एसेट। मशीन है, क्या कहलाएगा, एसेट, ठीक है। मेरे पास कैश है, क्या कहलाएगा, एसेट। मेरे पास फिक्स डिपॉजिट है, क्या कहलाएगा, एसेट। ये एसेट होता है। एसेट को फिर दो पार्ट में डिवाइड किया गया है, एक करंट एसेट, एक नॉन करंट एसेट। करंट एसेट वो होता है, ठीक है, जिसको हम कन्वर्ट कर सकते हैं कैश में 1 साल के अंदर, ठीक है। जैसे कैश है, कैश तो ऑलरेडी कैश में ही है, ठीक है। या फिर एफडी हो गया, या फिर डेटर, अभी हमने डेटर पढ़ा है, ठीक है, आप रिलेट कर सकते हो। किसी को हम सामान बेचेंगे तो 1 साल से ज़्यादा की उधारी थोड़ी देंगे भाई, ठीक है। ये सारी चीज़ें क्या हो जाएंगी, करेंट एसेट, जिसको हम 1 साल के अंदर कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। जिसको हम कह सकते हैं कि हम कैश में कन्वर्ट करने के लिए ही रखते हैं। वहीं पे दूसरा जो नॉन करेंट एसेट है, इसको हम कभी भी बेचने के लिए नहीं खरीदते हैं, ठीक है। इसका हम यूज़ करते हैं प्रोडक्शन के लिए। जैसे मशीन है, तो मशीन का क्या यूज़ है, हमें वो प्रोडक्शन करके देगी। बिल्डिंग हम बेचने के लिए थोड़ी खरीद रहे हैं, उसको कैश में कन्वर्ट करने के लिए थोड़ी खरीद रहे हैं। तो इसकी जो होती है ना, वो 12 महीने, कह सकते हैं कि 12 महीने के अंदर तो हम खास करके नहीं बेचेंगे, और बेचने के लिए हम खरीदते भी नहीं हैं, ठीक है। इसका एग्जांपल आप ले सकते हो, मशीन हो गया, लैंड हो गई, बिल्डिंग हो गया, ठीक है। इस तरह की चीज़ें क्या कहलाती है, नॉन करेंट एसेट। नॉन करेंट एसेट भी दो तरह की होती है, एक टेंजिबल, एक इनटेंजिबल। टेंजिबल मतलब जिसको हम देख सकते हैं, छू सकते हैं। वैसे ये टॉपिक मैं आपको डिटेल में एक पूरी क्लास दूंगा, उसमें डिटेल में बता दूंगा मैं, ठीक है। जैसे मशीन, ये क्या है, इसको हम देख सकते हैं, छू सकते हैं। बिल्डिंग, ये सारी चीज़ें क्या होती है, टेंजिबल। नॉन टेंजिबल क्या है, नॉन टेंजिबल नहीं, इसको इनटेंजिबल बोलते हैं, ठीक है। टेंजिबल और इनटेंजिबल। इंटेंजिबल चीज़ें वैसी होती है जो एसेट तो है, ठीक है वो नॉन करेंट, लेकिन उसको हम देख छू नहीं सकते। जैसे कॉपीराइट। कॉपीराइट का मतलब समझते हो, कॉपीराइट का मतलब होता है कि अगर मैंने कोई बुक छापी तो मेरे परमिशन के बिना वो नहीं छाप सकता। एक तरह से मेरा ये एसेट हुआ ना। पेटेंट, ठीक है, आपने कोई ऐसे यूनिक टेक्निक बनाई, कुछ बनाया जिसको आपके परमिशन के बिना यूज़ नहीं किया जा सकता, तो वो सारी चीज़ें यहाँ पे आती है। वो कंपनी की एसेट होती है, तो उसकी कुछ वैल्यू होती है, ठीक है। वहीं पे लायबिलिटी क्या होती है, अगर हम इसको मैं डिटेल में बताऊंगा, टेंशन मत लो, ठीक है। ये तो अकाउंटिंग टर्म्स में बता रहा हूँ, इसको डिटेल में हम पढ़ेंगे। एसेट का ठीक उल्टा क्या है, लायबिलिटी। अगर हम देखें तो हम यहाँ पे क्या था, ये मेरी संपत्ति थी, यहाँ पे क्या है, हमको चुकाना जो भी है वो मेरा क्या कहलाएगा, लायबिलिटी। हमें दूसरों को जो भी चुकाना है, हमने दूसरों से जो भी ले रखा है, वो मेरी क्या हो जाएगी, लायबिलिटी। ये भी 2 तरीके की होती है, करंट और नॉन करंट। जिसको हमें 12 महीने के अंदर चुकाना है, ठीक है, वो करंट है। जिसको उसके बाद चुकाना है, मतलब ज़्यादा टाइम ले सकते हैं, वो मेरी हो जाएगी नॉन करंट, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे क्या है, एक्सपेंडिचर है, ठीक है। वही एक्सपेंस जो होता है, एक्सपेंस क्या है कि अगर हमने बिज़नेस में उसको खर्च कर रहे हैं ना, तो उसको एक्सपेंस नॉर्मल वे में बोला जाता है।
एक्सपेंडिचर होता है कि हम किसी भी पर्पज़ से खर्च कर सकते हैं। तो पहला होता है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, मतलब जो हमने पीछे देखा, अगर हम गुड्स को बनाने में या फिर उसको सेल करने में अगर उसको हम कर रहे हैं, ठीक है, या तो प्रोडक्शन में यूज़ कर रहे हैं या सेल ऑफ गुड्स में यूज़ कर रहे हैं, वो सारी चीज़ें कहाँ जाएंगी? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में। वो सारे खर्चे जो होते हैं रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। अगर हमने कोई एसेट खरीदने के लिए, ठीक है, लॉन्ग टर्म के लिए अगर कोई खर्चा किया है, वो मेरी हो जाती है कैपिटल एक्सपेंडिचर। और वैसा एक्सपेंडिचर जो हमने खर्च तो आज किया है, लेकिन उसका हमें जो यूज़ होगा ना, जो फ़ायदा मिलेगा, वो अभी नहीं मिलेगा, बाद में मिलेगा, तो उसको बोलते हैं डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। तो 3 तरह के एक्सपेंडिचर होते हैं, ठीक है। रेवेन्यू वाला होता है जो हम गुड्स को प्रोडक्शन करने में यूज़ करते हैं या फिर उसको सेल करने में, मतलब रेगुलर नेचर का होता है वो। कैपिटल एक्सपेंडिचर मतलब हमने कोई लैंड खरीदा, मशीन खरीदी, वो सारा कुछ क्या कहलाता है? कैपिटल एक्सपेंडिचर, ठीक है। डिफर्ड मतलब हमने खर्चा तो आज किया, लेकिन उसका बेनिफिट जो है मुझे अभी नहीं मिलेगा, कुछ दिनों के बाद मिलेगा, ठीक है। तो ये जितने भी थे ना, ये बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स थे। तो जो भी आपको नहीं समझ में आए वो आप मुझसे पूछ सकते हो, मैं आपको वो चीज़ें बता दूंगा। इसमें 20 से 30 जो भी हैं अकाउंटिंग टर्म्स है, ठीक है। और इसमें कुछ चीज़ें हैं जो बाद में हम डिटेल में पढ़ेंगे, जैसे एक्सपेंडिचर हो गया, इसलिए मैंने उसको शॉर्ट में बताया, एसेट हो गया, ठीक है, कैपिटल हो गए, ये सारी चीज़ें आप डिटेल में पढ़ोगे, ठीक है। तो इसी तरह वीडियो को आप देखें, ठीक है। मैं आगे भी वीडियो लाऊंगा और वो जो चैप्टर्स हैं वो सारे ख़त्म होंगे और बहुत ही आसान तरीके से आप लोगों को पूरा का पूरा अकाउंट्स का मैं सिलेबस पढ़ा दूँगा, ठीक है। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, पढ़ते रहिए।